ये वीडियो कंप्लीटली रॉ होने वाला है, कोई एडिटिंग नहीं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं। फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होगी है ना। मैंने भी फेस किया हुआ है सारी प्रॉब्लम्स और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से बिगिनर मिस्टेक्स अवॉइड करना है और क्या वीडियोस में मतलब जो डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से हम एक कंप्लीट डेवलपर बन नहीं पाते। और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक्चुअल रियलिटी क्या है फुल स्टैक डेवलपमेंट की और किस तरह से तुम उन चैलेंजेस को फेस करने वाले हो जो तुम्हें नेचुरली आने वाली हैं। सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी आई थी और आने वाले सभी डेवलपर्स को भी आएगी। स्टार्ट करेंगे HTML के साथ में। जब भी एक वेबसाइट बनाना हो, सपोज करो तुम एक नैवबार बना रहे हो, ठीक है। नैवबार बनाना होता है तो हमें क्या करना रहता है, HTML और CSS का यूज होता है, ठीक है। मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। रिएक्ट वगैरह में अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेसिक्स के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी, मैं अगर मेरे बारे में बताऊँ तो मुझे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ पर फेस हुई थी। सबसे पहले जब मैं HTML स्टार्ट किया, मैंने एक 3 घंटे का वीडियो मैंने देखा था, मुझे लगा पूरा HTML आ चुका है, ठीक है, मुझे सब कुछ आ रहा है, मैं HTML आराम से कर ले जाऊंगा। मुझे बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स याद थे, मुझे सारे टैग्स याद हो गए थे। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि बस वेब डेवलपमेंट काफी इजी होगा, मजा आएगा, फुल स्टैक डेवलपर बन जाऊंगा ही हुई, बस एकदम मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मुझे। बट रियलिटी थोड़ी सी अलग थी। हाँ, होती है, सबके साथ यही चीजें होती है, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हाइप होता है, बट ठीक है चलो, मोटिवेशन नहीं दूंगा, रियलिटी चेक दे रहा हूँ। स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम नैवबार बनाना था। एक यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर मैंने नैवबार बनाया, मैंने सीखा कि हाँ मुझे नैवबार आ गया HTML और CSS का यूज करके। बट जब मुझे खुद से बनाना हुआ, मैंने देखा कि जो डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, और जो साइजेस लिए जाते हैं, मुझे CSS यूनिट्स में प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, CSS के यूनिट्स नहीं सही थे। उसके बाद में जो स्ट्रक्चरिंग में कर रहा था, HTML का स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं था। देखो, तुम अगर कुछ बनाना चाहते हो, एक वेबसाइट बना रहे हो, तो सबसे मैटर क्या करता है पता है, उसका स्केलेटन। अगर स्केलेटन सही है तो तुम उसके ऊपर जब स्टाइलिंग करोगे तो वो जितनी अच्छी स्टाइलिंग करोगे उतना ज्यादा बेटर दिख कर आएगा। तुम सोचो कोई एक ट्रायंगुलर घर है, तुम उस पर क्या कलर कर सकते हो, क्या डेकोरेट कर दोगे कि वो अच्छा दिखेगा? नहीं अच्छा दिखेगा, उतना नहीं दिखेगा जितना जो बेसिक हाउसेस बनते हैं वो दिख कर आएंगे। तुम कंप्लीट एक रेक्टेंगल बनाओ, नहीं अच्छा दिखेगा वो, तुम कितना भी कर लो, देखो वो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्केलेटन है वो नहीं सही है। सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो है HTML प्रॉपरली सीखना। अब HTML प्रॉपरली सीखने से मतलब क्या है, HTML तो हमें आता है, हमें सारे टैग्स पता है, डिव कैसे बनाना है, स्पैन कैसे बनाना है, डिव होता क्या है, स्पैन क्या होता है, कौन सा इनलाइन है, कौन सा ब्लॉक लेवल है। उसके बाद हमें पैराग्राफ टैग्स पता है, हमें मेन, हेड, उसके बाद में फुटर पता है, हमें सब पता है। बट फिर भी क्या सीखना है, देखो ऑडियो टैग होता है, वीडियो टैग होता है, टेबल टैग होता है। टेबल एक बार नहीं भी सीखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा तुम्हें यूज़ नहीं आएगा, तुम CSS से भी कर पाओगे। बट वीडियो, ऑडियो, उसके साथ साथ डिव किस तरह से यूज़ करना है, देखो सबसे पहली चीज़ सिमेंटिक टैग्स यूज़ करो। हमेशा सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करो क्योंकि वो SEO फ्रेंडली बनाता है, ठीक है, वेबसाइट SEO फ्रेंडली बन जाएगा। और अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर SEO फ्रेंडली है, उसके बाद तुम उस पर स्टाइलिंग करोगे, फिर उसके बाद में उसे जब तुम इन प्रोडक्शन लेकर आओगे, इन रियल यूज में लाओगे तो उसको रैंकिंग मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला चैलेंज मुझे आया था वो था स्ट्रक्चरिंग में, ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम था स्ट्रक्चरिंग में, जो जहां पर मुझे नहीं समझ में आता था कि HTML का एक्चुअल स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। मुझे कंफ्यूजन होती थी कि एक बड़ा डिव लेते थे, उसका क्लास या ID दे देते थे कंटेनर, फिर उसके अंदर 50 और स्मॉल स्मॉल डिव्स क्यों लेना, क्यों नहीं हम एक बार में ही एक ही डिव ले ले और उसी में सब कुछ बनाते चले जाएं, मतलब मुझे ऐसा लगता था। बट मुझे धीरे धीरे समझ में आया, मैंने बहुत मतलब तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने 100 से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देख रखे सिर्फ और सिर्फ एक नैवबार बनाने के। हाँ, यही रियलिटी है। कोई एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता, कोई परफेक्ट बनकर नहीं आता, सबने स्ट्रगल की होती है, तुम भी कर रहे हो मुझे पता है। ऐसा किया और उसके बाद में फिर स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। फिर प्रॉब्लम आई कि CSS में, देखो HTML में तो स्ट्रक्चरिंग का ही प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर एक बार क्लियर हो गया, HTML क्लियर हो गया, ठीक है, HTML क्लियर, स्ट्रक्चर क्लियर। अब प्रॉब्लम आता है स्टाइलिंग में, क्योंकि स्ट्रक्चर कितना भी अच्छा हो पर जब तक तुम उसके ऊपर हमारी बॉडी है, सिर्फ स्केलेटन दिखाओगे अच्छा लगेगा, नहीं लगता। हम ब्यूटीफुल कैसे दिखते हैं, हैंडसम कोई क्यों दिखता है, कोई ब्यूटीफुल कैसे दिखता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्किन है, मांस है, मसल्स, ठीक है, मसल्स है, नर्व्स है, ये सारी चीजें, लेकिन उसके ऊपर क्या है, एक ब्यूटी कवर है जो कि स्किन है हमारी। सेम वे में CSS का काम होता है, ठीक है।
अब CSS में प्रॉब्लम्स तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रही थी कि पहले चीज़ तो प्रॉपर्टीज याद नहीं रहती थी, फिर कहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करूँ और कहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके काम निकाल लूँ, ये नहीं समझ में आता था। और पोजीशन अगर प्रॉपर्टी यूज़ भी कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता था कि वो उसके एग्जैक्ट पेरेंट एलिमेंट से ही कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। सो किसे रिलेटिव बनाना चाहिए, किसे एब्सोल्यूट बनाना चाहिए, यहाँ फंस जाता था। सो आ रहा प्रॉब्लम पोजीशंस में और फ्लेक्स बॉक्स यूज करने में, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई। सो इसे टैकल करने के लिए मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे और मैं थक गया था। ट्यूटोरियल्स मैं बहुत देख चुका हूँ, मैंने हज़ारों वीडियोस देखे, मैं थक गया था। सो मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं खुद से ट्राई करूँगा। मैं हर एक पोजीशन, हर एक प्रॉपर्टी अपने ही वेबसाइट में बनाऊंगा। पीछे जो ये वेबसाइट तुम्हें दिख रही है ये मैंने बनाया है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा आगे वीडियो में, मैं ये दिखाने वाला हूँ। और ये अब तक की मेरे सबसे बेस्ट वेबसाइट्स में से एक है। लॉन्च नहीं किया हूँ क्योंकि इसमें और भी काम बाकी था, बट मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाना, जॉब करना, इससे मुझे फुर्सत नहीं मिलती। सो ये जो वेबसाइट है बहुत अमेजिंग है, ठीक है। और 90% ये रिस्पॉन्सिव है। मैंने अभी तक रिस्पॉन्सिव के लिए मीडिया क्वेरी यूज नहीं किया है इस वेबसाइट के अंदर, और वो चीज़ तुम्हें भी अचीव करना सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। सो अब जब मैं CSS स्टार्ट किया, पोजीशन और फ्लेक्स बॉक्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। और जब मुझे ये चीज़ें क्लियर भी हुई थोड़ी सी कि हाँ पोजीशन एब्सोल्यूट करो, रिलेटिव करो, उसके अपने फिक्स, स्टैटिक, ये सब करो। सो ये पेरेंट एलिमेंट के कोऑर्डिनेशन में रहता है, ठीक है, अपने पेरेंट एलिमेंट। फिर उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स के बारे में समझा। वो तुम कोई भी पोजीशनिंग कर सकते हो अपने हिसाब से, फ्लेक्स, ग्रिड, ये वगैरह वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझी। फिर जब बारी आई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें मुझे पता है तुम्हें आज भी प्रॉब्लम होता है। मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर से जो वीडियोस बनाते लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस नहीं सिखाती। मुझे पता है, क्यों पता है मालूम है? क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस इतना ईजी नहीं होता है कि तुम सीख सको। क्यों? तुम्हारे कंप्यूटर का स्क्रीन साइज अलग होता है। जो कंप्यूटर पे तुम काम करोगे वो अलग है, जो यूट्यूबर करेगा वो अलग है। तो तुम उसकी वीडियोस डिट्टो डिट्टो कॉपी करके भी रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ, कुछ ट्यूटोरियल्स काम कर जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम 22 इंच का स्क्रीन लेते हैं जैसे मेरा है, या फिर तुम्हारा लैपटॉप है तो लैपटॉप का स्क्रीन सेम होता है। तो ये सेम होने की वजह से हमें लगता है कि भाई रिस्पॉन्सिव बन गई वेबसाइट, हमें पता चल गया रिस्पॉन्सिव। लेकिन जब एक्चुअल वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनानी होती है, पता चलता है फोन में हैमबर्गर जो है, मेन्यू आइकन, हैमबर्गर मेन्यू आइकन, उस पर क्लिक करो, वो आधा ही खुल रहा है, दिख ही नहीं रहा पूरा, प्रॉब्लम्स आ रही। सो रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत प्रॉब्लम है। सो मैंने सोचा कि मैं मीडिया क्वेरी को पहले होल्ड पे रखूंगा। मुझे CSS यूनिट सीखना है। हाँ, CSS यूनिट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पूरा वेब डेवलपमेंट है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने सही से यूज नहीं किया तो तुम्हें हजारों लाइन लिखनी पड़ सकती है मीडिया क्वेरी की। हाँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मीडिया क्वेरी की जो लाइंस होती हैं वो बढ़ती जाएंगी अगर तुमने CSS यूनिट्स अच्छे से नहीं किया। CSS यूनिट्स मतलब क्या? कुछ लोग होंगे जो बिगिनर हैं, उन्हें नहीं पता होगा CSS यूनिट्स क्या होते हैं। सिर्फ टर्मिनोलॉजी है CSS यूनिट्स, हाँ कुछ भी नहीं है। पिक्सल्स, VW, VH, कुछ लोग ने VW, VH तक अभी नहीं पहुंचे होंगे, अभी स्टार्टिंग का ही कर रहे होंगे। और कुछ लोग होंगे जो सब सीख चुके हैं बट स्टिल नहीं कर पा रहे। सो CSS के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पिक्सल्स, उसके बाद में VW, VH, उसके बाद में परसेंटेज, उसके बाद में फिर आता है हमारा DVW, DVH, ठीक है। इतने सारे होने के बाद दो और बचते हैं, रेम और एम। अभी ये क्या होते हैं, कहाँ पे किसको यूज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? देखो, मेन पेज है ना, उसे हमेशा VW, VH में रखो। जो मेन पेज है उसे VW, VH में रखो। मैं बहुत ज़्यादा एडिट नहीं करने वाला हूँ। आज संडे है, बज रहे हैं कुछ 6:30 बज रहे हैं, और मैं 7 से 8 बजे तक ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। बेसिक वो क्लिप्स कट करूंगा, पॉजेस कट करूंगा और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जितना समझ पाया उतना समझो, नहीं समझ में आया आगे डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। कोर्स ही लेकर आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। तो इतनी चीजें तो हो गई। फिर प्रॉब्लम यहाँ तक तो समझ में आ गया कि प्रॉब्लम आ रहा था, सॉल्यूशन किस पे करना था? CSS यूनिट्स पे। CSS यूनिट्स के लिए कोड विथ हैरी के पास गया, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द कोडिंग वहीं से सीखी, ठीक है। इंटरेस्ट अच्छा आया, तुमने भी सीख रखा है मुझे पता है। कोड विथ हैरी को नहीं देखा मतलब तुमने कोडिंग स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। सो किया, समझा, बाउंसर गया, ठीक है। मतलब मुझे समझ में आ गया वो जो यूज करना चाहता है और जो बताना चाहता है वो मुझे समझ गया। लेकिन हैरी भाई ने जहां यूज किया वहां मैं यूज नहीं कर पा रहा था, मुझे प्रैक्टिकली यूज करने में प्रॉब्लम आ रहा था। मुझे पता है तुम्हें भी आ रहा है।
फिर उसके बाद में मैंने दूसरे यूट्यूब चैनल ट्राई की, चाय और कोड ट्राई किया, मैंने शेरियंस ट्राई किया, मैंने कोड विद कैंप, कोड विद कैंप, पता नहीं फलाना धमाका, बहुत चैनल्स देख रखा है मैंने। मैं नाम लेने बैठूंगा तो 10 मिनट का वीडियो बन जाएगा, इतने वीडियोस मैंने देखे। सो फिर एक मैंने चैट जीपीटी किया, ठीक है। मुझे उसके बाद का एआई पता नहीं था, मुझे चैट जीपीटी पता था। चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि रेम और एम जो है ना, तुम फॉन्ट वगैरह के लिए यूज करो, पैडिंग मार्जिन ये सब देने के लिए रेम या एम यूज करो, ठीक है। अब रेम एम क्या होता है, रिलेटेड टू रूट एलिमेंट होते हैं, जो हमारा HTML का एक्चुअल साइज होता है उसके हिसाब से। वो कितना होता है, उसका एक्चुअल फॉन्ट साइज होता है 16 पॉइंट समथिंग पिक्सल्स, 16.5 या 16.6 ऐसा कुछ पिक्सल्स होता है, जो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, ठीक है। वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। सो वो रूट एलिमेंट के हिसाब से चेंज होते रहता है, ठीक है। चलो ये चीज समझा। फिर उसके बाद में मैंने जब खुद से ट्राई करना स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था, कुछ चीजें मैं पिक्सल्स में दे देता था और कुछ चीजें मैं रेम एम में दे देता था। फिर मैंने काफी दिन देखा और एक मुझे फॉरेनर वीडियो मिला, ठीक है। फॉरेनर था, मतलब बाहर का आदमी था, उसने सिखाया था। मुझे रेम यूज करना आ गया, मुझे लगा भाई मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वेबसाइट अब बना ही लूंगा। फिर रेम सीखा और एम सीखा, रेम और एम मतलब दबा के यूज किया मैंने, 2-3 मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए, अच्छा लगा। थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव था, लेकिन बोलते ना वो फील नहीं था, उसमें फील नहीं था, क्योंकि रेम और एम हर जगह में यूज करने लग गया था। मैं सिर्फ फॉन्ट पैडिंग पे नहीं, मैं पूरे उसमें यूज करने लग गया था। फिर मैं मतलब एकदम स्टॉप हो गया, क्योंकि मुझे पता चला कि जो मैं यूज कर रहा हूँ वो भी सही नहीं है प्रॉपर। सो मैंने ट्राई किया कि मैं और कुछ देखूंगा, किसी और ट्यूटोरियल को फॉलो करूंगा। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे और एआई पे तो मैं घंटों बिताने लग गया। फिर उसके बाद में मुझे VH और VW समझ में आए थोड़े से, और परसेंटेज समझ में आया। परसेंटेज मदर एलिमेंट जो होता है, जैसे तुमने एक डिव कंटेनर बनाया, उसके अंदर डिव एलिमेंट्स बनाया, तो जो कंटेनर है तुम्हारा उसके हिसाब से परसेंटेज इसे मिलेगा। तो और जो तुम्हारा स्क्रीन साइज है कंप्लीट, उसे व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ होता है उसका, जितना तुम्हें विजिबल होगा, तो वो VH और VW में आ गया। तो मुझे ये चीजें समझने लग गई कि VW और VH में अगर तुम यूज करने लगो और फिर परसेंटेज यूज करो, और जो फॉन्ट है उसके बाद में पैडिंग मार्जिन, इनमें रेम यूज करने लगो, फिर कैल्क नाम का एक फंक्शन आता है उसका यूज करो ताकि एक्यूरेसी मिले, और धीरे धीरे ऐसे सारी चीजें समझने लगी। फिर उसके बाद में मैं वेबसाइट बनाने लग गया, बट वेबसाइट स्टैटिक थी। 90% यूट्यूबर्स की रियलिटी बताता हूँ, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो स्टैटिक वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। फुल स्टैक की रियलिटी यही है कि फुल स्टैक नहीं, किसी भी कोर्स में चले जाओ, किसी भी डिवीजन में चले जाओ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, वो तुम्हें उतना ही बताते हैं जितना कि फ्रीली बताया जा सकता है। क्योंकि देखो, मैं ऐसा कुछ किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, किसी को कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी वीडियो ही बना रहा हूँ, वो भी यूट्यूब पे बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे रियलिटी सिर्फ तुम्हें बतानी। देखो प्रॉब्लम यहाँ आता है, सिर्फ यूट्यूब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, यूट्यूब से सिर्फ उतना पैसा नहीं आ सकता कि हम सारी चीजें कर सकें। तुमने देखा होगा हर किसी का अपना कोर्स होता है, हर किसी की अपनी एकेडमी होती है, जैसे ये मेरी एकेडमी। बट यूट्यूब के लिए मैंने नहीं बनाया था, ये मैंने पर्सनली बनाया था। मुझे पसंद था सिखाना और गाइड करना, क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं मिला, मुझे सही टाइम पे किसी ने नहीं बताया कि तुझे वेब डेवलपमेंट कर लेना चाहिए। मुझे दिखा कि हाँ भाई वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं, कोड विद हैरी के लेक्चर सारे मिल गए, मैंने बोला भैया मैं क्यों भागूं यहाँ वहाँ, मैं ले लेता हूँ इसी को। मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया। मैं अपनी स्टोरी कहीं और बताऊंगा कभी और किसी और वीडियो में, ठीक है। थोड़े और फॉलोअर्स आ जाने तो फिर बताऊंगा। सो उसके बाद में फिर मैंने देखा, मैंने धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किया, लेकिन पेज बहुत स्टैटिक्स था, बहुत स्टैटिक। मतलब मुझे फील नहीं आता था, ना स्क्रॉल करने में फील आता था, क्योंकि मैं अवार्ड्स वेबसाइट्स विजिट करता था। हाँ, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे शॉर्ट्स में तो स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने सिर्फ अवार्ड्स विनिंग वेबसाइट्स ही बताए हैं, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए वेब डेवलपमेंट उतना नहीं है जितना तुम सोचते हो, उसमें बहुत कुछ है। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर मुझे पता चला कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अलावा भी कुछ लाइब्रेरीज हैं जावास्क्रिप्ट की, जो CSS से भी ज़्यादा तुम्हें कम कोड लिखना पड़ेगा और उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग बूटस्ट्रैप और टेलविंड को करेंगे, बट सच कहूँ तो मैं खुद से पर्सनली नहीं प्रीफर करूँगा, इसलिए क्योंकि हाँ वो कोडिंग ईजी बना देता है, बट वो तुम्हें ना ऐसे घाई में काम करना है तो करो। अगर तुम्हें सच में कुछ बनाना है फ्रॉम स्क्रैच, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज करो। हाँ, तुम रिएक्ट में फिर डेवलपमेंट करना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे रिएक्ट नेक्स्ट.js, फिर उसके बाद में एक्सप्रेस.js का यूज करो, बैकएंड में चले जाओ, फिर उसके बाद में MongoDB वगैरह डेटाबेस बना लो और एकदम अच्छे डेवलपर बन जाओ। लेकिन आते हैं वहां तक, अभी तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ही हुआ है।
सो जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज पता चली। पहली लाइब्रेरी थी, अब मुझे जो पता चली वो जीसैप थी। जीसैप ग्रीन स्टॉक्स कुछ तो भी एनिमेशन वेबसाइट है, तो जीसैप जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। उसके बारे में पता चला, उसमें स्मूथ स्क्रॉलिंग एनिमेशन, मतलब स्मूथ स्क्रॉल बेस्ड एनिमेशन मिलता है, साथ ही साथ बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही रियलिस्टिक एनिमेशंस देखने मिलता है। इस वेबसाइट में दिखाऊंगा मैं तुम्हें, इसमें मैंने यूज किया हुआ है। मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये स्क्रॉल बेस्ड जो आ रहा है ना, स्मूथ स्क्रॉलिंग, ये इसके लिए भी यूज किया है और इसमें काफी जीसैप यूज किया है। सो जीसैप यूज किया, फिर जीसैप थोड़ा सा समझ में आया। यूट्यूब पे कोई पूरा कंप्लीट नहीं बताता है पहले रियलिटी, क्योंकि उन्हें अपना कोर्स चलाना होता है, उन्हें और भी पैसे चाहिए होते हैं। सो अधूरा नॉलेज तुम्हें यूट्यूब पे दिया जाता है। सो अधूरा नॉलेज लिया और सोचा कि वेबसाइट अच्छी बनेगी। फिर उसके बाद में थोड़े दिनों बाद पता चला लेनिस नाम का एक और लाइब्रेरी है, और उसके बाद पता चला कि लोकोमोटिव जीएस नाम का भी एक और लाइब्रेरी है। सो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में सीखा। फिर जब इनके बारे में थोड़ा पता चला तो पता चला 3.js नाम का कुछ और यूनिक सा है, मतलब ऐसा कि तुम अपनी वेबसाइट को डायरेक्टली 3D बना सकते हो, ऑब्जेक्ट्स मूव होंगे, स्क्रॉल बेस्ड एनिमेशन होगा, हर एक चीज होगा, वेबसाइट ऐसा लगेगा कि रियल फील आएगा, लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे तुम्हारी वेबसाइट के साथ। बट यूट्यूब से हर एक चीज नहीं सीखी जा सकती, और मैं हर एक चीज नहीं समझ सकता, मेरा ये प्रॉब्लम था, क्योंकि मुझे कुछ टीचिंग के स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं, उसी वे में मुझे सिखाया जाए तो मैं समझ पाता हूँ। बट स्टिल मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखता रहूँगा और मैं तुम्हें सिखाता भी रहूँगा, राइट वे राइट अप्रोच तुम्हें बताता रहूँगा। सो मैंने धीरे धीरे चीज़ें डिस्कवर की। फिर उसके बाद में अब देखो यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम आया पता है, हमेशा तुम्हें एक प्रॉब्लम कंफर्म आना ही आना है, वो स्ट्रक्चर है। एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो तुम HTML का यूज करके बनाओगे, अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है तो तुम उस पर CSS अप्लाई नहीं कर पाओगे अच्छे से। कर भी लोगे तो जब उसे रिस्पॉन्सिव बनाना होगा वो उस हिसाब से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा हर स्क्रीन पे जिस तरह से तुम सोचते हो। दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे आया था वो था CSS का यूज करके प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना, ठीक है, जहां पर पिक्सल्स में साइज हो कि REM में हो या फिर VHVW में हो, मतलब यूनिट्स के साथ में। फिर उसके बाद आया रिस्पॉन्सिवनेस के साथ, लेकिन यूनिट्स समझो तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऑलमोस्ट हो गई, 80% वेबसाइट, 80 to 90% वेबसाइट यूं ही हो गई। फिर मीडिया क्वेरी सीख लो, फिर उसके बाद में तुम्हें समझ में आने लगेगी हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, वेबसाइट थोड़ी सी अच्छी लगने लगेगी। डायनेमिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का सीखा। फिर जीसैप के बारे में सीखो। देखो स्टैटिक पेजेस मत बनाओ, महीना 2 महीना स्टैटिक पेजेस बनाओ, उसके बाद में शिफ्ट करो जीसैप पे और लेनिस पे सीखो, उसके बाद में लोकोमोटिव जीएस सीखो। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा 3.js में चले जाओ, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत वास्ट है। इन चीज़ों को सीखने के बाद तुम मॉडर्न वेबसाइट्स बना पाओगे, कुछ ऐसा जो तुम्हें अवार्ड विनिंग वेबसाइट्स में देखने मिलेगा। उनसे इंस्पिरेशन लो, उनके छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाओ। जैसे मैंने इस वेबसाइट में एक छोटा सा एलिमेंट डाला हुआ है, ये अगर तुम देखोगे तो मैं जब स्क्रॉल करूंगा, ये यहाँ पर मैं माउस अगर स्क्रॉल करता हूँ मेरा, तो ये देखो ये जो लाइन तुम्हें स्क्रॉल होती हुई दिख रही है पीछे स्क्रीन पर, ठीक है, ये इस तरह से स्क्रॉल होगी, बट मैं अप साइड जाऊंगा तो वो रिवर्स स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो गया है। सो ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, ये भी एक तुम्हारे वेबसाइट को बेहतरीन बनाता है, ठीक है। वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन वेबसाइट काफ़ी अच्छी बनी थी। जैसे यहाँ पर अगर देखो तो ये स्टक हो रहा है, ये पिन फंक्शन है, जीसैप का पिन फंक्शन है, ठीक है, जीसैप, और मैंने लोकोमोटिव जीएस यूज़ किया है इसके अंदर, और कुछ इस तरह से ये वेबसाइट बनकर आई थी, ठीक है। वेबसाइट का ओवरव्यू फिर कभी दे दूंगा, बट मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं है सीखने के लिए, और भी चीज़ें हैं, ठीक है, और बहुत कुछ है। मुझे जो प्रॉब्लम्स मेजर आई थी वो मैंने तुम्हें बताई। आई होप ये तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगेगा। और तुम्हें कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स अगर सीखना है, देखो मैं सबसे पहली चीज़ तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं, ऑलवेज फोकस ऑन फंडामेंटल्स। और कभी भी ये मत सोचना कि तुम सिर्फ यूट्यूब से सब कुछ सीख जाओगे, नहीं। तुम्हें डॉक्यूमेंट्स एक तो रीड करो या तो फिर कोई पेड कोर्स लो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम्हें पेड कोर्स लेना चाहिए। कुछ छोटे डेवलपर्स हैं, ठीक है, जैसे आज के टाइम पे टॉप डेवलपर्स कौन से पता है, मतलब जो काफ़ी फेमस है इनको लेके, ये कोड कैंप एक है, कोडिंग कैंप, पता नहीं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो है। उसके बाद में चाय और कोड है, फिर शेरियंस हैं, ये सब लोग काफ़ी टॉप पर चल रहे हैं, 5 लाख 10 लाख प्लस इनके सब्सक्राइबर्स हैं। और उसके बाद में कोड विथ हैरी तो सबको ही पता है। तो ये जो डेवलपर्स हैं, उसके बाद में टेक्निकल थापा है, ये कोर्स तुम्हें देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट इनसे भी कुछ छोटे डेवलपर्स हैं, ठीक है, अभी जिनके मैं नाम्स तो नहीं बता पाऊंगा तुमको, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूंगा, किसी दिन मिला तो मैं एक पोस्ट डाल दूँ इंस्टाग्राम पे या कहीं पे।
वो बहुत अच्छा सिखाते हैं और रियल कंटेंट सिखाते हैं, ठीक है। मतलब इनके कंटेंट में कोई कमी नहीं होती है, बट वो कंप्लीट नहीं होता है। हाँ, यही रियलिटी है, यूट्यूब पे तुम्हें कभी कंप्लीट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको और भी बिजनेसेस देखने होते हैं। वो सारी चीज़ें उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, वो उनका खुद का डिसीजन है, ठीक है। तुम खुद यूट्यूब पे आओगे, तुम भी सोचोगे नहीं, एक काम करते छोटा सा कोर्स लॉन्च कर देते, इससे और पैसे आ जाएंगे। सबको लगता है, सबको पैसा ज़्यादा चाहिए, बट मेरा मोटो सिर्फ गाइड करना है। पैसा गया बाद में देखेंगे, पैसे तो मुझे भी लगता है, लेकिन मेरी जॉब है, मैं कमा लेता हूँ काम भर का। सो ये चीज़ें तो हो गई। अब इस वीडियो से तुम्हें सीख कर क्या जाना है? तुम्हें ये सीख कर जाना है कि तुम्हें सबसे पहले फोकस करना है HTML स्ट्रक्चर पर। सबसे पहला पॉइंट HTML स्ट्रक्चर, सेकंड पॉइंट CSS यूनिट्स, थर्ड पॉइंट CSS के यूनिट्स का यूज करके कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट्स बनाते रहना। HTML CSS सिर्फ जितना आता है उतने से प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। चाहे नैप बार ही बनाओ, 10 नैप बार बनाओ, अलग अलग तरीके से नैप बार बनाओ। हॉवर करने पे इफेक्ट्स डालो, हॉवर ना करने पे इफेक्ट्स डालो। उसके बाद उसमें थोड़ा सा एनिमेशन डालो, क्योंकि आज के टाइम पे डिमांड किसका है? मॉडर्न वेबसाइट्स का। स्टैटिक पेजेस मत बनाओ। जब HTML CSS कंप्लीट हो जाए, जावास्क्रिप्ट पे जाओ। जावास्क्रिप्ट कंप्लीट किए बिना मत छोड़ना। असिंक अवेट, उसके बाद में उसमें और भी ऐसे जो असिंक्रोनस जितना भी पूरा जावास्क्रिप्ट है उसे अच्छे से करो, और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट भी अच्छे से करो। उसमें प्रॉमिस फंक्शन क्या करता है, असिंक अवेट क्या करता है, उसके बाद में कॉल बैक क्या होते हैं, कॉल बैक हेल्प्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें समझो। उसके बाद जब जावास्क्रिप्ट एकदम कंप्लीट हो जाए, डॉम मैनिपुलेशन अच्छे से मास्टर करो, ES6 फीचर्स अच्छे से मास्टर करो। उसके बाद में डायरेक्टली जंप करो React.js पे। लेकिन HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके अगर तुमने वेबसाइट नहीं बनाया, कम से कम 2 से 3 वेबसाइट्स बनाओ, जितना भी तुम्हें मिलता है। पहले एक ट्यूटोरियल फॉलो कर लो, उस ट्यूटोरियल के हिसाब से सारा वेबसाइट बना लो, जो उसने कहा वही बना दो, जैसा भी बनकर आए। फिर जो तुमने बनाया उसी का यूज करके खुद का कुछ बनाओ, छोटा सा ही बनाओ। कंप्लीट पूरा वेबसाइट नहीं बना चलेगा, एक स्टैटिक पेज ही बना लो, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट वहां पर यूज हुए हैं वो सारे यहाँ पर यूज होने चाहिए। इतनी चीजें हो गई। फिर नेक्स्ट जंप करना है React.js पे। React.js सीखने के टाइम पर ओवरवेल्म नहीं होना है, क्योंकि सारी चीजें बनी बनाई आती हैं, ठीक है। तुम एक कंपोनेंट्स तुम्हारा जो है लाइब्रेरी पूरी बनी बनाई आ जाती है। होता क्या है React.js में मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया था, बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना अगर आया होगा तो। सो React.js में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ कि इतने सारे फाइल्स हैं, मुझे यूज किनका करना है और इनका मतलब क्या है, क्यों इतने सारे फाइल्स। हाँ, धीरे धीरे समझेगा, एक बार में नहीं समझता, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में JSX सीखना, ठीक है। HTML वो XHTML होता है, वो पूरा समझना। फिर APIs यूज करना, ये सारी चीजें तुम एडवांस में सीखोगे। बट हमेशा फंडामेंटल पे फोकस करना। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जैकी चैन की कोई भी मूवी उठाकर देख लो, अगर तुम उसके फैन होगे तो। नहीं होगे तो भी एक मूवी मेरे इसमें देख लो, जैकी चैन की कोई भी मूवी। अगर तुम उसको देखोगे तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो फंडामेंटल्स होती है। हमेशा उसके मास्टर्स, उसके टीचर्स उसे फंडामेंटल चीजें सिखवाते हैं। अगर तुमने कराटे किड की सीरीज देखी है तो वहां पर उसे कार वॉश कराया जाता था, नॉर्मल जैकेट हैंग करवाया जाता। ये क्या है? ये बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल जितने तुम्हारे स्ट्रांग होंगे, आगे की जर्नी तुम्हारा उतना बेटर होगा। सो इस वीडियो के साथ मैं बस काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला। आई होप तुम्हें जो चीज़ें समझनी थी, मैंने किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस किया, मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किया और किस तरह से उन्हें टैकल किया, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम किसी भी चीज़ पर अगर डिटेल कोर्स या छोटा मोटा लेक्चर चाहते हो, तुम कमेंट कर सकते हो। और एक छोटा सा तुम्हारे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाओ। इसलिए शेयर करो क्योंकि मैंने देखो, सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, मुझे कोई इशू नहीं है। शेयर उन तक करो जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे गाइडेंस करना है तो मुझे सब्सक्राइब मत करो, बस तुम मेरे वीडियोस देखते जाओ। मुझे पैसे नहीं आएंगे, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करूँ क्योंकि मुझे पसंद है किसी को गाइड करना, क्योंकि मुझे पता है गाइडेंस ना होने का रीज़न यहाँ पर होता है, ठीक है। इतने सालों लगाने के बाद आज मुझे समझ में आया, बट आज भी मैं एक फुल स्टैक डेवलपर नहीं बन पाया। हाँ, मैं आज भी फुल स्टैक डेवलपर नहीं हूँ। ये जो वेबसाइट दिख रही है ये भी मैंने बना लिया है, लेकिन ये फुल स्टैक डेवलपर वाली वेबसाइट नहीं है। ये रिएक्ट में नहीं बनी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बनी है, और जावास्क्रिप्ट के 2 लाइब्रेरीज मैंने इसमें यूज़ किया है, ठीक है। सो वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जो जी में आए वो करना और शेयर करना, ठीक है। और सच में पसंद आया होगा तो एक कमेंट बताना कि हाँ अच्छा लगा, सपोर्ट करना, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं और धीरे धीरे कंटेंट्स लाता रहूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।